हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग दूसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी भाषा से जुड़ा एक और सवाल इस प्रकार से हो सकता है। हिंदी भाषा के विविध रूपों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, अथवा हिंदी भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा आदि पर अपना विचार दीजिए। आइए सवाल शुरू करते हैं। भाषा के विविध रूपों की कल्पना विभिन्न परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में मनुष्य के धारण किए हुए रूपों में की जा सकती है। खेतों में काम करते समय उसे कृषक कहते हैं, सामान ढोते समय हम मजदूर कहते हैं, पढ़ाते समय हम अध्यापक कहते हैं और नाव चलाते समय हम इसे मल्लाह कहते हैं। यही स्थिति भाषा की है। आंतरिक गठन में एक होकर भी परिस्थितियां अथवा प्रयोजनावंश भाषा विविध रूप धारण कर लेती है। कभी वह बोली होती है, कभी उपभाषा, कभी बानी कहलाती है तो कभी आदर्श भाषा, कभी उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं तो कभी उसे बोलचाल की भाषा से भी पुकारा जाता है। भाषा के विविध रूप मनुष्य की लेखन शैली द्वारा ही परिलक्षित होते हैं। ये रूप न केवल बोलचाल से भिन्न होते हैं बल्कि वाक्यों शब्दों के प्रयोग तक से भी भिन्न दिखाई देते हैं। कालिदास द्वारा प्रयुक्त संस्कृत वाल्मीकि से भिन्न है, प्रसाद की हिंदी प्रेमचंद की हिंदी से भिन्न है, अंग्रेजी में मिल्टन और शेक्सपियर की भाषा प्रयोग परस्पर भिन्न भिन्न है। ये भाषा रूप व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं और भाषा के अध्ययन में महत्व पाने लगते हैं। इस प्रश्न में हम भाषा के विभिन्न रूपों में बोलचाल की भाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा तथा संचार भाषा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी भाषा के जो विभिन्न या विविध रूप हैं उनके आधार क्या रहे हैं। सामान्य भाषा के अंतर्गत भाषा के अनेक रूप आते हैं। भाषा के इन रूपों को निम्नलिखित आधारों में स्वीकार किया गया है: इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माता आदि। ये चार प्रमुख माने गए हैं यहाँ पर हमारे पास। अब देखते हैं हम हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन हम निम्नलिखित रूप में करने जा रहे हैं। सबसे पहले है मूल भाषा। भाषा का यह रूप ऐतिहासिक है। किसी एक स्थान की भाषा जो आरंभ में उत्पन्न हुई होगी तथा आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से अनेक भाषाएं, बोलियां और उपबोलियां आदि बनी होंगी, उस वह मूल भाषा कही जाएगी। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, व्यक्ति बोली। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्ति बोली कहते हैं। वह भाषा का संकीर्णात्मक रूप है। इसमें आदि से अंत तक कुछ न कुछ परिवर्तन अथवा विकास होता रहता है। अगला पॉइंट है जी, उपबोली। भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। इसका प्रयोग एक छोटे से क्षेत्र में होता है। यह बहुत से व्यक्तियों बोलियों का सामूहिक रूप होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी छोटे क्षेत्र में की ऐसी व्यक्ति बोली का सामूहिक रूप जिसमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर ना दिखता हो या दिखाई देता हो, स्थानीय बोली या उपबोली कहलाता है। एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां भी होती हैं। अब आता है अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो है बोलचाल की भाषा। विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा ही मनुष्य को एक दूसरे के निकट लाती है। संप्रेषण के लिए भाषा के दो साधन हैं। एक तो मनुष्य बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरे लिखकर वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसी को क्रमशः बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा कहा गया है। मनुष्य के जन्म से लेके कुछ वर्षों के बाद तक अपनी भाषा में बोलना प्रारंभ कर देता है, जबकि लिखित भाषा से उसका परिचय तब होता है जब वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल आदि में जाता है। बोलचाल की भाषा वह अपने परिवेश में स्वतः सीखता है। भाषा बोलने का इतिहास तो मानव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि लिखना उससे बहुत बाद में सीखा जाता है। इसी को मौखिक भाषा भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा वस्तुतः काल सापेक्ष, गतिशील तथा नश्वर या अस्थायी होती है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब वक्ता और श्रोता एक दूसरे के समक्ष उपस्थित रहकर वार्तालाप कर रहे होते हैं, या वक्ता के मन में कोई विशिष्ट श्रोता या श्रोता वर्ग विद्यमान रहता है। रेडियो या दूरदर्शन पर अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें वक्ता के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से श्रोता उपस्थित नहीं होता। इनके श्रोता बहुत दूर बैठकर इनके कार्यक्रमों को देखते एवं सुनते हैं। भाषा संचारण की जटिलता एवं गठन बोलचाल की भाषा के पर्याय नहीं होता। यह अत्यंत सहज, स्वाभाविक एवं तीव्र गति से उत्पन्न होती है।
इसमें संरचनागत जैसी जटिलताओं एवं कसाव आना असंभव सा होता है। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में प्रायः शिथिल संरचनाएं देखने को मिलती हैं। बोलचाल की भाषा में संप्रेषण का संदर्भ से समझा जाता है। इसमें परस्पर आदान प्रदान होने के कारण बोधन के अंतराल को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जी, रचनात्मक भाषा। इसे सृजनात्मक अथवा साहित्य रचना की भाषा भी कहते हैं। साहित्यिक रचनाएं मानक भाषा के आधार पर ही होती हैं। जिस भाषा क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होता है उसमें मानक भाषा और साहित्यिक भाषा के अंतराल कम होता है, किंतु जहां साक्षरता समाज में कुछ वर्गों तक सीमित रहती है वहां मानक भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर अधिक रहता है। यदि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा समय की गति के अनुसार परिवर्तित नहीं होती तो उसका जीवंत कथ्य रूपों से संबंध बिल्कुल टूट जाता है, वह मृत भाषा हो जाती है। यह स्थिति मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत साहित्य में देखी जा सकती है। समकालीन साहित्य की भाषा मानक भाषा के अधिक निकट है। इसका कारण यह है कि साहित्यिक भाषा लिखी जाती है, मानक भाषा बोली जाती है। मानक भाषा में भाषिक व्यवस्थाओं और संरचनाओं की निश्चितता होती है, जबकि साहित्य में साहित्यकार इस सामान्य संरचना के अतिरिक्त व्यवस्थाओं के नए प्रयोग करता है, शब्दों को नवीन अर्थ प्रदान करता है। इसी कारण साहित्यिक भाषा में भाषिक तत्वों को ही योजना नहीं होती, उसमें शैली के उपादान भी समाहित होते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास बच्चों, राष्ट्रभाषा। प्राचीन भारत में कभी संस्कृत, पाली, शौरसेनी, प्राकृत, अपभ्रंश आदि राष्ट्रभाषाओं के स्थान पर सुशोभित रही हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा राष्ट्रभाषा थी, आज यही कार्य खड़ी बोली हिंदी कर रही है। आचार्य चंद्रबली पांडे ने अपनी पुस्तक राष्ट्रभाषा पर विचार में राष्ट्र के स्वरूप पर विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उनका कथन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारी सच्ची राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रवृत्ति हो और जो राष्ट्र के साथ सती होने के लिए सदा तैयार रहे। जिस भाषा को राष्ट्र की परंपरा से प्रेम नहीं, जिस भाषा को राष्ट्र के गौरव का ध्यान नहीं, जिस भाषा में राष्ट्र की आत्मा नहीं, वह भाषा राष्ट्रभाषा क्यों कर कही जा सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। किसी भी राष्ट्रभाषा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके शब्द राष्ट्र की पुकार बचाने वाले हों और अराष्ट्रीय भावों को धर दबाने वाले हों। यदि उसके शब्द में यह राष्ट्रनिष्ठा और यह राष्ट्र शक्ति नहीं तो वह राष्ट्रभाषा तो हो ही नहीं सकती, चाहे और कुछ हो। स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र में एक छोर से दूसरे छोर तक बोली जाने या समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। यह देश में सर्वाधिक प्रचलित विचार संपर्क की विविध संभावनाओं से पूर्ण उच्च कोटि के विशाल साहित्य से संपन्न सरल लिपि संयुक्त राष्ट्र के कण कण में देश की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना को संचार करने वाली हो। यह संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की, राष्ट्रीयता की भावना में राष्ट्रीय हृदय को आंदोलित करने की तथा राष्ट्रीय गौरव की महत्ता प्रदर्शित करने की असीम शक्ति धारण किए रहती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में संचरण करने वाली राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता के द्वारा व्यवहारित अखिल देश की संपर्क भाषा होती है। यह अपने राष्ट्रीय आदर्शों और सांस्कृतिक मान्यताओं का डंका पीटने का काम करती है। राष्ट्रभाषा हिंदी ही पूरे देश का एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है। अगला पॉइंट है हमारे पास, राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक और सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, जिसमें राजकाज किया जाता है। एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसी भाषा का प्रयोग होता है। केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा समस्त पत्र व्यवहार, राज्य कार्य इसी भाषा में चलाया जाता है। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा ने राजभाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में अभिप्रेत है: शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन चारों क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसी देश अथवा राष्ट्र की प्रशासनिक भाषा होती है। इसका राजनीतिक महत्व होता है। प्रशासनिक उल्टफेर या परिवर्तन में राजभाषा परिवर्तित हो जाती है, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा बन बैठी। राजभाषा किसी भी राष्ट्र की बुद्धि है और राष्ट्रभाषा उसका हृदय। किसी भी देश की सुख समृद्धि के लिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में एक रूपता होना अनिवार्य है। हिंदी के
राजभाषा के रूप में कुछ समस्याएं हमारे सामने आई हैं, जैसे हिंदी का रूप क्या है, हिंदी में सर्वमान्य शब्दावली का निर्माण किस पद्धति में किया जाए, देवनागरी लिपि को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार कैसे सक्षम बनाया जाए, हिंदी का प्रचार करने और अध्ययन अध्यापन करने का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या क्या किया जाए। इस संदर्भ में भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से पूरे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार विनिमय हो सके। उस भाषा का भारत के बहुसंख्यक लोग प्रयोग करते हों। वह भाषा राष्ट्र के लिए भी सरल होनी चाहिए। ऐसी भाषा का चुनाव करने में अल्पकालिक या वर्तमान लाभ ही ना देखकर उसके प्रति दूरदर्शी होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारे पास जी, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा रूप से है जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क का काम करती है। हिंदी इस दृष्टि से बोलने वाले वर्ग के बीच संपर्क भाषा है और भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा है। शासन के विभिन्न अंगों में पूरे देश को जोड़ने के लिए हमने राजभाषा को अपनाया है। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप से देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के माध्यम से ही देश के विभिन्न विधायी निकाय एवं दूसरों से संपर्क कर पाते हैं। विभिन्न न्यायालय एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं और देश के विभिन्न कार्यालय एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। डॉक्टर ग्रीसन का कथन है कि भाषा और बोली में वही संबंध है जो पहाड़ और पहाड़ी में, जैसे एवरेस्ट पहाड़ है और हलवर्ण पहाड़ी, इन दोनों के मध्य विभाजक रेखा को बताना कठिन होता है। संपर्क से अभिप्राय संबंध ही है। एक भाषा के माध्यम से द्वितीय भाषा, अन्य भाषा तथा विदेशी भाषाओं को समझना ही भाषा में परस्पर संपर्क स्थापित करता है। भाषाओं का यह संपर्क कई कारणों से होता है जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूपों में बांटे गए हैं, जिन्हें कि सामाजिक संपर्क, धार्मिक संपर्क, साहित्यिक संपर्क, राजनीतिक और शैक्षणिक संपर्क भी कहा गया है। अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है जी, संचार भाषा। अनेक भाषा भाषियों बोली क्षेत्रों में जितना अधिक संपर्क होता है, मानक भाषा के प्रचार में उतनी ही सुविधा मिलती है। रेल, मोटर, जहाज आदि यातायात के साधनों के लिए नित्य प्रति लाखों आदमी एक दूसरे के सहयात्री बनते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां व्यावसायिक, राजनीतिक तथा अन्य कार्यों के कारण कुछ दिन रुकते हैं। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि वह किसी संपर्क भाषा का व्यवहार करें जिससे ज्यादातर स्थानों पर समझा जा सके। हिंदी में छपने वाले हजारों पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के कार्यक्रमों में हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार होने के कारण उसका यह रूप विकसित होने लगा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो भिन्न भिन्न रूप हैं वह आज भी प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। वह अलग अलग रूपों में हमारे साथ विद्यमान है और वह निरंतर गतिमय है। और यदि हमें कहें तो ये जो भाषा है अलग अलग आधारों पर ही अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।